हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर कॉलेज नहीं जाते हैं और एलएलबी के बाद जस्ट एनरोलमेंट करवाते हैं। तो बीसीआई ने एक अपडेट्स दी है, ठीक है, हाई कोर्ट के थ्रू आई है वो अपडेट, ठीक है। तो आज हम उसी जो अपडेट्स को जानेंगे और कौन सा जजमेंट आया ऐसा कि जो एनरोलमेंट को लेके दिक्कत हो सकती है। तो आज हम उसकी कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये जजमेंट आया हुआ है इन द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एंड बेंगलुरु, डेटेड दिस जो 29 जनवरी का है ये, ठीक है। जो जजमेंट है उसका पीडीएफ बनने में और ये आने में टाइम लगता है। तो द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक एस किंगई ने रिट पिटिशन जो थी उसके ऊपर जो है जजमेंट दिया है, ठीक है। ये जो पिटिशनर है बाय श्री एच.एल. प्रदीप कुमार एडवोकेट एंड कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, रेस्पोंडेंट बाय श्री नटराज जी एडवोकेट, ठीक है, और श्री श्रीधर प्रभु एडवोकेट, ठीक है। तो ये जो जजमेंट है ये आया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स के बारे में डिटेल्स दी गई है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एनरोलमेंट को लेके इसमें जो टोटल जजमेंट आया है वो क्या है। देखिए, न्यायमूर्ति मतलब जो जज थे अशोक एस किनांगी, ठीक है, इन्होंने जो कर्नाटक जो स्टेट बार काउंसिल है उसके द्वारा पारित जो ऑर्डर था उसको चुनौती देने वाली याचिका पर जो है सुनवाई की थी, जैसा कि अभी हमने जजमेंट शीट पे देखा था, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो एक पिटिशनर था, मतलब जिसने ये फाइल किया थी याचिकाकर्ता, एक सरकारी कर्मचारी जो शुरू में क्या था, टाइपिस्ट का काम कर रहा था, ठीक है, टाइपिस्ट के रूप में जो था अपॉइंट हुआ था और बाद में प्रमोशन हुआ उसका और वो क्या बन गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुआ, मतलब वो रिटायर हुआ। उसने काम करते हुए ही क्या किया था, एलएलबी की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। याचिकाकर्ता को उच्च अध्ययन करने के लिए प्रधान जिला और जो सेशन कोर्ट होते हैं, तो सेशन जज होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो है परमिशन दे दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो याचिकाकर्ता था, ठीक है, उसने आरवी बिदाप लॉ कॉलेज बीदर में जो है एडमिशन ले लिया और गुलबर्गा जो यूनिवर्सिटी से वो रिलेट करती थी और 3 ईयर एलएलबी का जो काम था, मतलब 3 ईयर एलएलबी में जो एडमिशन लेके अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसने दे दिए। अब क्या हुआ कि जैसे वो रिटायरमेंट पर जो याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ एक वकील के रूप में जो था नामांकन की मांग की, मतलब एनरोलमेंट की जो थी उन्होंने डिमांड की। हालांकि जो प्रतिवादी था वो नंबर 1 में एक समर्थन में प्रतिवादी नंबर 2 के संचार का हवाला देते हुए एनरोलमेंट से इनकार कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन में प्रतिवादी नंबर 2 ने एक विशेष समिति बैठक के प्रस्ताव का दिया जिसमें कानूनी शिक्षा नियम जो था, मतलब जो लॉ एजुकेशन रूल्स थे 2008 से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो जारी किए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में जो 14 सितंबर 2008 से पहले जो भी लॉ एडमिशन्स होते थे और जो भी लॉ पाठ्यक्रम होता था, सिलेबस होता था, उसमें प्रवेश लेने वाले जो भी स्टूडेंट्स थे वो बीसीआई की बिना देख रेख के ही जो थे एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब भारत के नियम हालांकि इस संचार के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 ने जो थे याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह निर्विवाद है कि जो ईयर था 2000 में न्यायिक विभाग से सेवा करते हुए याचिकाकर्ता ने एलएलबी की जो डिग्री हासिल करने की अनुमति मांगी थी, बीदर के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता और अन्य अधिकारियों को जो थी परमिशन दे दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने बीदर लॉ कॉलेज में दाखिल लिया, 3 ईयर एलएलबी जो थी वो कंप्लीट की। कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों ने याचिकाकर्ता को बिना आपत्ति उठाए प्रवेश पत्र जारी करते हुए परीक्षा में भाग लेने की जो थी परमिशन दे दी। अब यूनिवर्सिटी ने याचिकाकर्ता को पात्रता दर्शाते हुए एक अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र और दीक्षांत समारोह प्रमाण पत्र जारी किया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब यूनिवर्सिटी इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी करती है
तो जो भी कैंडिडेट होता है उसकी एलिजिबिलिटी का अनुमान लगाया जा सकता है। और जब तक जो सर्टिफिकेट आधिकारिक तौर पर किसी उपयुक्त प्राधिकारी या फिर कानून की अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जाता, जब तक इस पर सवाल उठाना अन्य अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर इस व्यू से देखा जाए तो इसका पर्पज़ है कि फ्यूचर में जितने भी डिफरेंसेस बेस पर सर्टिफिकेट के लिए जो है इलीगल चुनौती का रोकना है। पीठ के अनुसार याचिकाकर्ता ने सभी आवश्यक मानदंड पूरे किए और टिप्पणियों के आधार पर स्टेट बार काउंसिल द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करना स्थिर माना जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट ने एक केस था प्रवीण किशोर प्रसाद वर्सेस अध्यक्ष थे जो कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल के मामले पर गौर किया, जहां कोर्ट ने इसी तरीके के मुद्दे को निपटाया था, रिट याचिका की अनुमति दी थी और जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित एक समान आदेश को रद्द कर दिया था। उपरोक्त रिट याचिका में पारित आदेश से व्यथित प्रतिवादी नंबर 1 ने एक अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि उपरोक्त जो ये याचिका देखी तो उसने पीठ ने क्या है याचिका स्वीकार कर ली। तो इशू अब देखते हैं कि एनरोलमेंट का इशू क्या है। जैसे कि अभी हमने पूरा जजमेंट रीड किया है, तो देखो इशू है कि जो याचिका करता था उसका एनरोलमेंट करने से स्टेट बार काउंसिल ने मना कर दिया और फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट दे दिए तो आपको क्या प्रॉब्लम है एनरोलमेंट करने से, आप क्यों मना कर रहे हो। फिर याचिकाकर्ता ने जो कर्नाटक हाई कोर्ट था उसमें अपनी पिटीशन फाइल की और फिर इस जो हाई कोर्ट था उसने ये कहा कि स्टेट बार काउंसिल कैन नॉट क्वेश्चन लॉ डिग्री ऑन ग्राउंड ऑफ होल्डर इन एलिजिबल टू ऑब्टेन इट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ये अटेंडेंस के बारे में या फिर जैसे रेगुलर जाने के बारे में पूछे, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए, लॉ डिग्री के ऊपर क्वेश्चन उठाए, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिसीजन था। ठीक है, तो अब रेगुलर जाओ चाहे ना जाओ, ठीक है, इससे कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट में तो कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली।